नमस्कार मित्रों, भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। लोकसभा के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। कल हमने संसद शुरू किया था। संसद में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम शुरू कर रहे हैं लोकसभा। और आपको अब तक पता चल गया होगा कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या है। हम वैसे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पर। पहले हम पद के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके बाद में सदस्यों की योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन का तरीका क्या होता है, निर्वाचक मंडल में कौन होता है वो पढ़ेंगे, शपथ के बारे में पढ़ेंगे, कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हटाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और त्यागपत्र कौन किसको कैसे देता है, और उसके बाद में लोकसभा के क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना पढ़ने का क्रम रहेगा। तो सबसे पहले पद में शुरू करते हैं। तो हमने देख रखा है, कल हमने जिक्र किया था। देखिए अनुच्छेद 79 में हमने बात की थी। मैं दोहरा देता हूँ। 79 में हमने लिखा था कि संसद का मतलब क्या था, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है, संसद। अनुच्छेद 80 में हमने जिक्र किया था राज्यसभा का, कल हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। और अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है, लोकसभा का। तो जब पद की बात करेंगे तो हम उसको पढ़ते हैं। जब हम पद की बात करेंगे तो आर्टिकल 81 के बारे में बात करेंगे हम। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकसभा की संरचना का उल्लेख किसमें है, तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। भटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर, वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं।
ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग, तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है। यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लोकसभा के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, लोकसभा को कुछ अन्य नामों से पुकारा जाता है, तो वो नाम क्या क्या है, थोड़ा पहले उनके बारे में थोड़ा मैं जिक्र कर लूं, उसके बाद में हम दोबारा से आते हैं आर्टिकल 81 पर। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन, लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, इसे कहा जाता है भावनाओं का सदन, इसे कहा जाता है लोगों की सभा, मैं इन सारे शब्दों के बारे में बात करता हूं। और एक इसे कहा जाता है अस्थाई सदन। हम यहाँ पे सभी नामों का जिक्र करते हैं कि ये नाम लोकसभा को क्यों दिए गए हैं। भाई, इसको प्रथम सदन क्यों कहते हैं, इसको निम्न सदन क्यों कहते हैं, इसको अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं। पहले हम अस्थाई से शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, अस्थाई सदन कहने का कारण ये है कि लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा तो स्थायी सदन था, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती। जबकि लोकसभा का एक कार्यकाल है कि 5 वर्ष बाद नई लोकसभा गठित की जाएगी, फिर 5 वर्ष बाद नई लोकसभा, फिर 5 वर्ष बाद नई लोकसभा। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन, यानी स्थायी नहीं है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, या फिर यूं कहें कि 5 वर्ष भी नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष से पहले भी कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। और हमारे संवैधानिक इतिहास में ऐसे उदाहरण है बाकायदा कि लोकसभा को उसके टाइम पीरियड से पहले भंग किया जा चुका है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन। इसको निम्न सदन कहने का कारण भी यही है, क्योंकि लोकसभा को मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन। इसको प्रथम सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रथम सदन का मतलब होता है जनता द्वारा चुना गया सदन। अगर केंद्र में पूछे तो प्रथम सदन कौन सा है, लोकसभा। और अगर आपसे पूछे कि राज्य में प्रथम सदन कौन सा होता है, तो विधानसभा। इसको लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों का सदन है। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं तो लोगों का डायरेक्ट इससे जुड़ाव होता है। राज्यसभा के चुनावों से डायरेक्ट जनता का कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इससे डायरेक्ट संबंध है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। भावनाओं का सदन का मतलब ये है कि हमारी कुछ फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी होती है, इस चुनाव के साथ। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हमें ऐसा होता है कि ये नेता हमारा सत्ता में जाएगा,
हमारा रिप्रेजेंट वहाँ पे करेगा, इस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो कुछ फीलिंग्स जुड़ी होती है। इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे या सांसद बनेगा, हमारे लिए काम करेगा, इसलिए इसके साथ कुछ फीलिंग्स हमारी जुड़ी होती है। इस कारण से लोकसभा को भावनाओं का सदन भी कहते हैं। और लोगों की सभा तो आपको पता ही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इस कारण से इसको लोगों की सभा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम राज्यसभा के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने राज्यसभा पढ़ा था, तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं तो राज्यसभा को हम क्या कहेंगे? स्थायी सदन। देखिए राज्यसभा की बात हो रही है। अगर लोकसभा निम्न सदन है तो राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन। अगर लोकसभा प्रथम सदन है तो राज्यसभा द्वितीय सदन। और अगर लोकसभा लोगों की सभा है तो राज्यसभा राज्यों की सभा है। तो ये थोड़ा सा हमें जिक्र कर लेना चाहिए था कि क्या क्या नाम का उल्लेख इनके बारे में किया जाता है। अब हम दोबारा से आते हैं आर्टिकल 81 पे। देखिए हम अनुच्छेद 81 की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 81 की हम बात कर रहे थे और इस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब लोकसभा की संरचना का मतलब यह है कि लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या होती है, अधिकतम या फिर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 81 ये कहता है कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी? 552। 552 को अगर हम तोड़ें तो इसमें क्या होगा? 524 प्लस 26 प्लस 2, 524 सदस्य होंगे 28 राज्यों से, 26 सदस्य होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे 26 सदस्य होंगे, और 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए हाल फिलहाल ये 2 एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था वो 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया है। हम 104वां संविधान संशोधन विधेयक पर भी एक वीडियो लेके आएंगे और जल्द लेके आएंगे कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक क्या था। 103वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि EWS से संबंधित था, उस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, क्या प्रावधान थे, कैसे किए गए, कब किए गए, वो सब हम देखेंगे। तो एक बार हम अनुच्छेद 81 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 552 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। आप इसको एक बार 552 माने, बाद में इसमें क्या प्रोसेस है वो मैं पूरी बात करूंगा। अगर मान लीजिए 552 सदस्य होते हैं तो उनका विभाजन किया जाएगा। 524 सदस्य हो जाएंगे 28 राज्यों से, 26 सदस्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 हो जाएंगे एंग्लो इंडियन से। लेकिन चूंकि वर्तमान में सदस्य संख्या 552 की बजाय कितनी है? 545। तब इसको कैसे बांटेंगे? तब इसमें बटेगा 524 प्लस 19 प्लस 2 और ये हो जाएंगे 545। 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में चुने जा रहे हैं जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, और 2 हो जाएंगे एंग्लो इंडियन। क्योंकि 2 का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है तो सिर्फ 2 ही पार्ट रहेंगे। 524 सदस्य तो राज्यों से प्लस 19 सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। इतना ही हमें पढ़ना है, 524 प्लस 19। तो वर्तमान में ये आंकड़ा क्या है? 524 प्लस 19। तो ये तो हो गई सदस्य संख्या की बात। अब हम आगे पढ़ते हैं कि लोकसभा की जो संरचना है, लोकसभा का जो गठन है वो पहली बार कब किया गया? कल हम पढ़ रहे थे राज्यसभा। पहले मैं यहाँ पे राज्यसभा का जिक्र करूंगा और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा मैं लोकसभा की। ये राज्यसभा हो गई, ये है लोकसभा। राज्यसभा का गठन किया गया था, यहाँ पे मैं दोहरा देता हूँ, थोड़ा याद रखना भी आसान हो जाएगा, थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा। राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था 3
अप्रैल 1952 को। ये तो हो गया गठन। और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी पहली बैठक। ये तो है राज्यसभा के बारे में जो हमने कल पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं लोकसभा। तो लोकसभा का गठन राज्यसभा से 14 दिन बाद में हुआ था, यानी कि 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया और बैठक सेम दिन हुई थी 13 मई 1952 को। तो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो उसी दिन हुई थी जिस दिन राज्यसभा की हुई थी। 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक हुई थी। और अगर गठन की बात करें तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को और इसके 14 दिन बाद यानी कि 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। अब अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, हम यहाँ पे बात करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष, तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो थे जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। जीवी मावलकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और लोकसभा या फिर राज्यसभा की बैठक की बात हम कर रहे हैं तो वो हुई थी 13 मई 1952 को। तो 1947 से लेकर 1952 तक संसद के नाम पर ऐसी कौन सी हमारे पास संस्था थी जो संसद का काम कर रही थी। फिर संसद का निर्माण हमने 1952 में कंप्लीट किया। 1952 में लोकसभा राज्यसभा बनके तैयार हुई, उनकी बैठकें शुरू हुई, उसके बाद लगातार ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1952 से पहले 1947 के बाद संसद के नाम पर हमारे पास क्या था, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी विभाजन के बाद, जिसमें कुल सदस्य संख्या थी 299, थोड़ा समझना शब्दों को। संविधान सभा का दोहरा काम था, या यूं कहूं कि संविधान सभा का डबल रोल था। एक तो संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, एसएस का मतलब संविधान सभा, और एक संविधान सभा काम कर रही थी संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में, और पार्लियामेंट में भी उसका एक ही रूप था, लोकसभा मान लेते हैं उसको। देखिए, संविधान सभा दो काम कर रही थी। एक तो संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में काम कर रही थी, संविधान निर्माण कैसे करना है, कौन कौन से मुद्दे रखने हैं, कौन कौन से हटाने हैं, उस पर वोटिंग वगैरह होती थी, उस प्रक्रिया में संविधान सभा काम कर रही थी। और दूसरा संसद, यानी देश की शासन व्यवस्था को कैसे सुचारू ढंग से चलाना है, कौन कौन से अधिनियम बनाने हैं, क्या कुछ करना है, संसद का रोल भी कौन अदा कर रहा था, संविधान सभा। जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी, इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे। लेकिन जब यही संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलकर। संसद के रूप में काम कर रही थी तो अध्यक्ष जीवी मावलकर, और यही संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी कारण से जीवी मावलकर को संसद का जनक भी माना जाता है। देखिए, इस बंदे को संसद का जनक भी माना जाता है, इसको लोकसभा का जनक भी माना जाता है, और इसको संसद का प्रथम अध्यक्ष या फिर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष भी माना जाता है। 1951 में जब लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे, उसके बाद भी हालांकि लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वे जीवी मावलकर ही बने थे, उसके बाद भी बने थे। लेकिन जब हमारी जो वर्तमान संसद
कार्य रूप में नहीं आई थी, उससे पहले भी जीवी मावलकर संसद की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कारण से इनको संसद का जनक भी कहा जाता है और इस व्यक्ति को, जीवी मावलकर को, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। जब लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए, अगर आपसे पूछ ले प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए। और जब प्रथम आम चुनाव हुए तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? जीवी मावलकर को। 17 लोकसभाएं इससे पहले हो चुकी है, 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हमारे हैं ओम बिरला जी, अभी तक ऐसा कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं है जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया हो। लेकिन जीवी मावलकर एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। हालांकि वो प्रस्ताव असफल रहा, लेकिन कम से कम एक आंकड़ा हमारे पढ़ने के लिए बन गया है कि एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर जिनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलकर, और लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयानम आयंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष आपको पता ही है, माननीय ओम बिरला जी हैं और उपाध्यक्ष पीथम्बे दोरई हैं। तो ये लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष और लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष का जिक्र हो गया। यानी कि अभी तक हमने लोकसभा के पद के बारे में बात की है, अब हम योग्यताएं, निर्वाचन, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। हम लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, क्या योग्यताएं हैं। और मैंने कल भी जिक्र किया था कि जब योग्यताओं की बात आए तो मुख्य जो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो आयु है। और न्यूनतम आयु का जिक्र कितना है लोकसभा के संदर्भ में, तो हम कल बात कर चुके थे। न्यूनतम आयु का है जिक्र है 25 वर्ष, यानी कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम आयु का जिक्र नहीं किया गया है। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। बाकी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो, ये तो योग्यताएं बिल्कुल कॉमन है। इसके बारे में कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनता है तो न्यूनतम आयु के बारे में ही बनता है। योग्यताओं के बाद अगर हम बात करते हैं निर्वाचन की, कि निर्वाचन कैसे होता है, तो देखिए निर्वाचन मैंने आपको बता रखा है। जो निर्वाचन विधि है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, यानी कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो व्यक्ति ही क्या होगा, विजेता माना जाएगा। इसमें मतों का कोई निश्चित अनुपात प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहे 10% मत मिल रहे हैं, चाहे 20% मत मिल रहे हैं, 30% मत मिल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस सबसे अधिक मत आने चाहिए। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र से A, B, C, D और E 5 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और मान लेते हैं कि मत कितने हैं, मान लेते हैं कि 1 लाख मत हैं। अब 1 लाख में से A को मिल गए हैं, मान लेते हैं 20%, सॉरी इसको कर लेते हैं 25%। B को मिल गए 20%, किसी को 15%, किसी को 10%, ऐसे करके 5%। तो A को मत कितने मिले, 25%, यानी कि 25,000 मत मिल गए इसको, 25% मत मिल गए इसको। इसके बाद भी बंदा जीत गया, क्योंकि बाकी किसी को भी 25% या उससे अधिक मत नहीं मिले। जबकि हमारा जो एकल संक्रमण या आनुपातिक पद्धति थी वो कहती थी कि कम से कम 50% प्लस 1 मत मिलने पर ही उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये बात मायने नहीं रखती।
जिसको सबसे अधिक मत मिले हैं, चाहे वो मतों का अनुपात कितना ही है, मतों का कितना ही परसेंटेज है, वो जीत जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विधि से चुनाव होते हैं और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है। ऐसा वयस्क जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है प्लस वो मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुका है, लोकसभा के चुनाव में भाग लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और गुप्त होते हैं, जबकि राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं और गुप्त नहीं होते। यानी इसमें दोनों बातें ही नहीं होती। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष, राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव गुप्त, राज्यसभा का चुनाव खुला। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों में दिन रात का फर्क है। अब निर्वाचन हो जाने के बाद अगला अपने को देखना है कि शपथ कौन दिलाता है। उसके बाद अपने को देखना है कि शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम है प्रेसिडेंट का। हम कल भी पढ़ चुके थे कि लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ये तो सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में क्या है, हम 2-3 बातों का यहाँ पे जिक्र करेंगे। लोकसभा में एक पद होता है जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। पहली बात तो ये कि प्रोटेम स्पीकर जैसे किसी पद का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। प्रोटेम स्पीकर जैसे पद का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी भाग में नहीं है। ये पद सिर्फ बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि ये लोकसभा है और ये लोकसभा के सदस्य हैं जो अभी अभी निर्वाचित होकर आए हैं, अभी तक इन्होंने शपथ नहीं ली है। ये मान लेते हैं लोकसभा के सदस्य हैं। अब क्या होता है, इन सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ किसने दिलानी है, इनको शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट। लेकिन इतने सारे लोगों को शपथ अगर एक बार में शपथ दिला दी जाए तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति शपथ ले नहीं, और जब वो शपथ नहीं लेगा तो उसका पालन नहीं करेगा। तो फिर क्या किया जाए, सभी को पर्सनल शपथ दिलाई जाए, सभी को एक एक व्यक्ति को बुलाया जाए और उससे शपथ दिलवाई जाए, ऐसा किया जाए। लेकिन इतने सारे लोगों को शपथ दिलाना, क्योंकि 543 सदस्य हैं ये लोग, संभव नहीं है। तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति सदन में आएंगे लोकसभा में और किसी एक व्यक्ति को जो इन सबसे वरिष्ठ है, सबसे अधिक बार वो लोकसभा का सदस्य रह चुका है, ऐसे किसी व्यक्ति को आगे बुलाएंगे। मान लीजिए इसको बुलाया आगे और इसको शपथ दिला दी। इस बंदे ने लोकसभा का सदस्य के रूप में शपथ ली कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखूंगा। इस व्यक्ति को शपथ दिलाते ही ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोटेम स्पीकर। अब राष्ट्रपति जी का काम खत्म। अब राष्ट्रपति जी इस बंदे को कहेंगे कि भाई ऐसे करो, सभी लोगों को शपथ दिला दो। अब ये प्रोटेम स्पीकर बारी बारी से सभी लोगों को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। ये सभी लोग बारी बारी से जाकर शपथ लेंगे। जब 543 के 543 लोग शपथ ले चुके, उसके बाद में शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही, क्योंकि जब तक शपथ नहीं ले रहे तब तक हम सदस्यों को लोकसभा का सदस्य के रूप में हम गिने ही नहीं सकते। अब शपथ ले ली है, अब प्रॉपर सदस्य बन चुके हैं, अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू की जाए। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए हमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता है, और अध्यक्ष कौन है, अभी तक अध्यक्ष है ही नहीं। तो जब तक लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी अध्यक्ष को चुने, तब तक ये प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। यानी कि ले दे के प्रोटेम स्पीकर के 2 काम हैं, एक तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करना जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। अब मान लीजिए कार्यवाही शुरू हो गई और इधर से पता चला कि भाई इस बंदे को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है, ये बाहर आ गया और प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। प्रोटेम स्पीकर वापस जाकर अपनी पद पे बैठ गए। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है मित्रों, ये नोट करने वाली बात है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या शपथ लेता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेता, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में यहां पे शपथ ले चुका है ऑलरेडी, और उसने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली है। मैं 17वीं लोकसभा की बात करता हूं। 17वीं लोकसभा में ये व्यक्ति है वीरेंद्र सिंह। मैं यहां पे प्रॉपर नाम लिख देता हूं, 1 मिनट रुकना जरा, मैं पूरा यहां पे जिक्र कर लेता हूं।
मैं दोबारा से बनाता हूं, ये लोकसभा है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लोकसभा है, और यहां से एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, ये व्यक्ति है वीरेंद्र सिंह। इस व्यक्ति को शपथ दिला दी प्रोटेम स्पीकर के रूप में, किसने? हमारे प्रेसिडेंट ने। अब वीरेंद्र सिंह ने क्या करना है? बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलानी है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला जी शपथ ले चुके हैं संविधान के प्रति निष्ठा के रूप में प्रोटेम स्पीकर से और वापस बैठ गए हैं। यहां पे एक सदस्य है जो कि वाराणसी के सांसद हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ये व्यक्ति भी आया और शपथ ले ली, प्रोटेम स्पीकर ने इनको भी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिला दी और ये वापस बैठ गए। अब जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, लोकसभा के सदस्य अपने में से कहेंगे कि भाई ओम बिरला जी हमारे अध्यक्ष हैं, और जब ओम बिरला जी अध्यक्ष बन चुके हैं तो ओम बिरला जी को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष की और सदस्य की शपथ का प्रारूप सेम है। तो ओम बिरला जी को अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, या यूं कहूं लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है। प्रोटेम स्पीकर जी वापस बैठ जाएंगे, ओम बिरला जी अध्यक्ष बन गए, ये सामने आ जाएंगे और लोकसभा की कार्यवाही शुरू। यहां पे मैंने जिक्र किया नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एक सांसद के रूप में शपथ ले चुके हैं। जब लोकसभा बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद में क्या होगा? राष्ट्रपति जी दोबारा आएंगे और देखेंगे कि भाई किसका यहां पर बहुमत है। पता चला कि भाई बीजेपी का बहुमत है। बीजेपी का नेता कौन है? बीजेपी का नेता है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी दोबारा उठ के आए और राष्ट्रपति जी ने इनको शपथ दिला दी पद व गोपनीयता की। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले एक सांसद के रूप में शपथ ली, अब मोदी जी एक मंत्री के रूप में, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और लोकसभा के सभी सदस्य संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। उसके बाद में है कार्यकाल। देखिए, उसके बाद में कार्यकाल का जिक्र करते हैं हम। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो एक बार में हम लिखेंगे 5 वर्ष। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या फिर अनिश्चित, इसको मैं 5 वर्ष या 65 वर्ष न करके मान लेते हैं 7 वर्ष, और आ जाए अनिश्चित, तो यहां पे 5 वर्ष नहीं करेंगे क्योंकि अनिश्चित होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले कभी भी मंत्री परिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अतः कार्यकाल क्या होगा? अनिश्चित। अगर 5, 6, 7, 8 ऐसे आ गया तो 5 करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन 5 वर्ष भी आ गया, अनिश्चित भी आ गया, तब उत्तर अनिश्चित ही होगा, क्योंकि निश्चित नहीं है, क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। कार्यकाल के बाद है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र कौन किसको देता है, हम देखते हैं। देखिए, लोकसभा में एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, और होते हैं सदस्य। उपाध्यक्ष और सदस्य मिलकर अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को। यानी उपाध्यक्ष को अगर कभी भी त्यागपत्र देना पड़े तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सौंपेंगे। किसी भी सदस्य को त्यागपत्र देना पड़े तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सौंपेंगे। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र सौंपेगा। कल हमने जिक्र किया था राज्यसभा के बारे में, सभापति, उपसभापति, सदस्य। तब ये तो सेम था कि उपसभापति और सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते हैं, परंतु सभापति अपना त्यागपत्र किसको सौंप रहा था? प्रेसिडेंट को। लेकिन ये लोकसभा है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए सौंपता है।
तो ये होगी लोकसभा की संरचना। अब अपने को देखना है लोकसभा के कार्य क्या होते हैं। अब हम कार्य देखते हैं। लोकसभा के विशेषाधिकारों का जिक्र करते हैं हम। पहला देखते हैं, पहला है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उसका नेता ही कौन होगा? पीएम होगा। पीएम लोकसभा से हो सकता है, पीएम राज्यसभा से भी हो सकता है, या ऐसा भी हो कि पीएम न लोकसभा से है न राज्यसभा से है तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। परंतु जो भी व्यक्ति पीएम बन रहा है उस व्यक्ति का लोकसभा में बहुमत हो, हमें सब ये चाहिए। वो चाहे राज्यसभा से है, चाहे लोकसभा से है, चाहे बाहर से है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दूसरा, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाए जाते हैं। जब कभी भी रूलिंग पार्टी को ये साबित करना हो कि लोकसभा में उनके पास बहुमत है तो वही जो प्रस्ताव रखेंगे उसको बोलेंगे हम विश्वास प्रस्ताव। या फिर जब कभी विपक्ष ये साबित करना चाहे कि रूलिंग पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वो जो प्रस्ताव रखेंगे वो होगा अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, ये लोकसभा में ही लाए जाते हैं। अब इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के भी दिया जा सकता है। सत्य असत्य में अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए कि विश्वास अविश्वास प्रस्ताव पहले लोकसभा में ही लाए जाते हैं तो गलत हो जाएगा। पहले लोकसभा में लाने का मतलब बाद में राज्यसभा में लाए जाएंगे, जबकि नहीं, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, पहले लोकसभा में नहीं। अगर हमने लिख दिया पहले लोकसभा में लाए जाते हैं, इसका मतलब गुंजाइश है कि बाद में इसको राज्यसभा में लाया जाएगा, जबकि राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। तो विश्वास अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं। तीसरा है धन विधेयक। पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। देखिए अनुच्छेद 109 में लिखा गया है, आर्टिकल 109 में लिखा गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए बड़ा मजेदार पॉइंट है। पहले लोकसभा में रखा जाएगा का मतलब क्या है देखते हैं हम। देखिए धन विधेयक का जो संबंध होता है वो डायरेक्ट जनता से होता है और लोकसभा का संबंध किससे है? डायरेक्ट जनता से। तो ये जनता का मामला है तो लोकसभा ही तय करेगी कि कौन सा विधेयक लाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए। राज्यसभा अपनी सहमति या फिर असहमति प्रकट कर सकती है। अब देखिए पहले देखिए दो शब्द मैं आपको डिफाइन करता हूं यहां पे। एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कोई भी जो धन से संबंधित विधेयक होगा वो वित्त विधेयक होगा। ये मान लीजिए विधेयक है, ये वित्त विधेयक है। लेकिन अगर उस विधेयक में कुछ बातें डायरेक्ट जनता से संबंध रखती है तो वह धन विधेयक होगा। यानी धन विधेयक अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, धन विधेयक वित्त विधेयक का ही एक भाग है। जैसे हम कल या परसों वाली वीडियो में पढ़ रहे थे कि जिस तरीके से ये मंत्री परिषद है और इसके अंदर ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही हिस्सा था, वैसे ही धन विधेयक वित्त विधेयक का ही हिस्सा होता है, इसे बाहर नहीं होता। लेकिन कुछ एक ऐसी विशेषताएं हैं जो धन विधेयक को वित्त विधेयक से अलग करती है। हम उनको देखते हैं जरा, वो क्या है। देखिए अगर जनता पर कोई नया टैक्स लगाना है, देखिए कोई नया कर जनता पर आरोपित किया जा रहा है, पूरी जनता पर, न कि किसी व्यापारी वर्ग पर। अगर पूरी जनता, अगर मान लीजिए कोई सिर्फ किसानों पे कर लगाया जा रहा है तो भी नहीं, कुछ व्यापारियों पे कर लगाया जा रहा है नहीं, अगर जनता पे,
पूरी जनता पे एक टैक्स नया आरोपित किया जा रहा है और ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में रखा गया है, ये धन विधेयक है। या फिर पहले से लगा हुआ कोई टैक्स हटाया जा रहा है तो भी वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। या फिर टैक्स की मात्रा में वृद्धि की जा रही है, या फिर टैक्स की मात्रा में कमी की जा रही है। और लास्ट है कि जो हमारा भारत सरकार का जो बजट होता है, जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगर वो है तो वो धन विधेयक है। बजट अपने आप में एक धन विधेयक है और बजट जो हमारा बनता है उसका जो प्रस्ताव तैयार होता है वो पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। जनता पे कोई टैक्स लगाया जा रहा है, कोई टैक्स हटाया जा रहा है, टैक्स की जो राशि है उसमें वृद्धि की जा रही है, उसमें कमी की जा रही है, या भारत सरकार का जो बजट है ये धन विधेयक है। इसके अलावा कुछ भी लेना देना है वो वित्त विधेयक होता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो धन विधेयक है। अगर वो धन विधेयक है तो पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। ये आर्टिकल 109 साफ साफ शब्दों में उल्लेखित कर रहा है। उसके बाद में चौथा है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में रख दिया, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह व्यक्ति ही धन विधेयक को परिभाषित करेगा। परिभाषित करने का मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष ही फाइनली बताएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। अगर जनता से संबंधित जो मैंने 5 बातें बताई, अगर वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है तो वो धन विधेयक होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि भाई जनता पे ये कर लगाया जा रहा है, इस कारण से यह एक धन विधेयक है। तो अंतिम रूप से उस विधेयक को परिभाषित करने का हक किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष ही उस धन विधेयक के साथ एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं। उसके साथ एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट ऐड करते हैं। वो ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए कोई भी विधेयक जो है वो अगर लोकसभा में रखा गया है तो वो राज्यसभा में भी जाएगा, और राज्यसभा से पारित है तो वो राष्ट्रपति के पास भी जाएगा। तो लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया, उसने राज्यसभा के पास जाना है, और राज्यसभा उसको अगर पारित करती है तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अगर राज्यसभा प्रस्ताव को पारित नहीं करती है तो रद्द हो जाएगा। लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता। धन विधेयक को अगर लोकसभा ने पारित कर दिया है तो राज्यसभा उसको पारित करने से इनकार नहीं कर सकती। बड़ा मजेदार पॉइंट है मित्रों। अगर लोकसभा ने प्रस्ताव को पारित कर दिया तो ये प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास यहाँ पे सिर्फ टाइम होगा 14 दिन। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो ठीक है, वरना ये प्रस्ताव स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ये प्रस्ताव रद्द नहीं होगा। अगर वित्त विधेयक होता तो राज्यसभा उसको रद्द कर सकती थी, या फिर अन्य कोई भी विधेयक होता तो राज्यसभा उसको रद्द कर सकती थी, या यूं कहें कि उसको पारित करने से इनकार कर सकती थी। लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा पारित करने से मना नहीं कर सकती। अगर राज्यसभा पारित करती है तो अच्छी बात है, और अगर राज्यसभा पारित नहीं करती तो प्रस्ताव स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। इसलिए उसके साथ एक प्रमाण पत्र होता है, ताकि उस प्रमाण पत्र को देखते ही राज्यसभा को पता चल जाए कि यह एक धन विधेयक है, और अगर धन विधेयक है तो इसको हम अधिकतम 14 दिन तक रोक सकते हैं। इसलिए उसके साथ एक सर्टिफिकेट ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, छठा, प्रोटेम स्पीकर केवल लोकसभा में ही होता है, यानी राज्यसभा में प्रोटेम स्पीकर जैसा पद नहीं होता। ये पद अगर है तो लोकसभा में ही है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटेम स्पीकर जैसे पद का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। अगर मान लीजिए फिर भी अगर जिक्र आता भी है तो ये लोकसभा में है, या अगर राज्य में आएंगे तो ये विधानसभा में होगा। यानी राज्यसभा और विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर नहीं होता। नेक्स्ट, अगर किसी वजह से संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ज्वाइंट सेशन अगर बुलाया गया है,
तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष 108 में, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का उल्लेख है और अनुच्छेद 118 में लिखा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे और संयुक्त अधिवेशन में कोई भी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत से पारित होता है। अगर हम हमारे संवैधानिक इतिहास की बात करें तो आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1961, 1978 और 2002 में। 1961 में, 1978 में, 2002 में। 1961 में बुलाया गया था जब दहेज निरोधक अधिनियम तैयार हो रहा था। दहेज निरोधक अधिनियम से संबंधित जो जॉइंट सेशन था 1961। 1978 में बैंकिंग अधिनियम था, उस संदर्भ में बुलाया गया था। और 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम तैयार करने के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया गया था 2002 में। अब तक 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 1961, 1978 और 2002 में। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम से संबंधित मामले के लिए, 1978 में एक बैंकिंग अधिनियम था और 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी कि पोटा एक अधिनियम तैयार किया था, उस संदर्भ में हमने इसको बुलाया था। और एक और मज़ेदार पॉइंट यहाँ पर है कि एकमात्र व्यक्ति जो तीनों जॉइंट सेशन में प्रेजेंट था, एक ही व्यक्ति था जो 1961 में उस अधिवेशन में भी था, 1978 वाले अधिवेशन में भी था और 2002 वाले अधिवेशन में भी था। और वो व्यक्ति थे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1961 और 1978 में वे एक आम सांसद के रूप में भाग ले रहे थे और 2002 में वे बतौर प्रधानमंत्री इस सेशन में भाग ले रहे थे। तो तीनों जॉइंट अधिवेशनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो ये संसद के विशेषाधिकार, लोकसभा के विशेषाधिकार हैं। ये विशेषाधिकार राज्यसभा के पास नहीं है, ये लोकसभा के पास हैं। और कल जो हमने पढ़े थे वो राज्यसभा के विशेषाधिकार थे। तो इसके साथ ही हमारा जो लोकसभा वाला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, पूरा होता है। कल हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित इसमें कैसे कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव कैसे कैसे रखे जाते हैं, उन सब का जिक्र करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो आप ढेर सारे कमेंट किया करो। आपके जो कमेंट हैं हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर कुछ कमियां भी हैं तो चाहे तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। आपको मैं ये अधिकार दे रहा हूं कि आप इस संदर्भ में हमें फीडबैक दें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।